पेनिसिलिन की खोज करता है, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, रोनाल्ड रोस ने। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन का सिद्धांत दिया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला है 2,4-D किस प्रकार का रसायन है? तो दोस्तों 2,4-D जो है वो एक प्रकार का किस प्रकार का रसायन की श्रेणी में रखा गया है? तो इसे हम खरपतवार के नाश करने में करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए कीटनाशी, उर्वरक, खरपतवारनाशी और पीड़कनाशी। तो इस प्रश्न का आंसर है खरपतवारनाशी। तो खरपतवार किसे कहते हैं? फसलों में फसल के अलावा, यानी कि हमारी जो फसल के अलावा जो भी पौधे उग जाते हैं अवांछनीय पादप, उन्हें खरपतवार कहते हैं। और इन खरपतवार को हटाने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए हम 2,4-D नामक रसायन का यूज़ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो खरपतवारनाशी 2,4-D। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जितने भी खरपतवार हैं इनको हटाते हैं अपन, तो इनकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई, जुताई, थ्रेशिंग और बुआई। तो दोस्तों हम क्या करते हैं? बुआई तो करते नहीं, थ्रेशिंग भी नहीं आएगा इसमें, जुताई और निराई। तो निराई गुड़ाई करते हम, जिसमें खरपतवार को हस्तचयन द्वारा हटाया जाता है। तो ऑप्शन ए निराई करेक्ट आंसर। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है वो है ट्यूबरकुलोसिस, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दही में पाया जाता है, ये दूध को दही में बदल देता है। अगला है न्यूटन और पास्कल क्रमशः मात्रक है। दोस्तों न्यूटन जो मात्रक है वो बल का है, पास्कल दाब का है। तो हमें करेक्ट आंसर का चयन करना है। तो त्वरण और बल का, दाब और बल का, बल और दाब का, दाब और संवेग का। तो न्यूटन जो है बल का है और पास्कल दाब का है। तो ऑप्शन सी पर टिक लगाइए, ये हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अगला है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। तो त्वरण, बल, संवेग, दाब। तो दाब हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि पर यूनिट एरिया पर लगने वाला जो फोर्स है जो दाब कहलाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो दोस्तों घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु की जो मात्रा है वो घटती जाती है, तो वायुमंडलीय दाब भी क्या होगा? घटेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि हमारे जो 8 जो ग्रह है उनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। तो दोस्तों बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का, जबकि बुध सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, यानी कि सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए शुक्र, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है मंगल, चौथा है बुध। तो दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट आंसर है शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी पर जीवन संभव है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा, सांझ का तारा। तो नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र और बुध। तो दोस्तों जो शुक्र ग्रह है इसे भोर का तारा, सुबह का तारा कहा जाता है। और जो शुक्र ग्रह है ये जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है या घूमता है। अगला है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो सबसे जो निकट जो ग्रह है वो बुध है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको उसका अन्य नाम बताइए। तो दोस्तों कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका आवरण और केंद्रक झिल्ली। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका भित्ति
पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला है कोशिका में सभी प्रकार की गतिविधियों का कंट्रोल केंद्र क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, बी है केंद्रक, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है कोशिका झिल्ली। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जो केंद्रक जो है यानी कि ऑप्शन बी जो है ये पूरी कोशिका की गतिविधियों पर कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन बी पर टिक लगाइए, केंद्रक। सर्वोत्तम कोयले का उदाहरण है यानी कि बढ़िया क्वालिटी का कोयला कौन सा है? लिग्नाइट, बिटुमिन, पीट और एंथ्रासाइड। तो दोस्तों इनमें जो एंथ्रासाइड जो कोयला है वो सबसे बेस्ट प्रकार का कोयला है। तो ऑप्शन जो डी है एंथ्रासाइड, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन डी पर टिक लगाइए। अगला है दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? यानी कि दहन के लिए यानी किसी भी जो ईंधन है उसके दहन के लिए कौन सी गैस जरूरी है? तो जो दोस्तों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है दहन के लिए। रबी फसल का उदाहरण है यानी कि कौन सी फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है? तो धान, मकई, गेहूं और सोयाबीन। तो दोस्तों शीत ऋतु की जो फसल है हमारी गेहूं है। गेहूं जो है रबी की फसल है, जबकि खरीफ की फसल हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं यानी कि मक्का, सोयाबीन वगैरह। धान ये हमारी खरीफ की फसल के उदाहरण है। तो रबी की फसल गेहूं पर टिक लगाइए। गेहूं, सरसों, चना ये सब क्या है? ये सब रबी की फसल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है ईंधन के ऊष्मीमान का मात्रक है यानी कि जो ईंधन का जो ऊष्मीमान है वो क्या, उसका मात्रक बताइए। तो किलोग्राम, किलो जूल, किलो पर जूल, किलो जूल पर किलोग्राम। तो किलो जूल पर किलोग्राम हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी कि 1 किलोग्राम के दहन पर या 1 किलोग्राम जो ईंधन है उसके दहन पर जो ऊष्मा की जो मात्रा मुक्त होती है उसे ईंधन का ऊष्मीमान कहते हैं, जिसे किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। अगला है निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक है? यानी कि सबसे ज़्यादा 1 किलोग्राम ईंधन के दहन पर हमें सबसे ज़्यादा किससे ऊर्जा मिलेगी? तो दोस्तों लकड़ी, पेट्रोल, कोयला और हाइड्रोजन। तो इनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा 1 किलोग्राम ईंधन के दहन पर हमें हाइड्रोजन से प्राप्त होगी। लगभग 1,55,000 किलो जूल यानी कि 1.5 लाख के करीब करीब ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। किससे? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू का जो मान है वो सबसे ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा यानी कि लकड़ी, पेट्रोल, कोयला इन सभी से ज़्यादा। यानी कि 1 किलो लकड़ी को जलाने पर हमें कम ऊर्जा प्राप्त होगी, जबकि 1 किलो हाइड्रोजन के दहन पर हमें लगभग 1.5 लाख से भी अधिक किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात ऑप्शन डी हाइड्रोजन हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का, यानी कि सर्वाधिक जो ऊष्मीमान है वो हाइड्रोजन का है। कोयले के निर्माण में कितने समय लगते हैं? तो दोस्तों जो कोयला जो है वो बनने की प्रक्रिया बहुत समय लगता है इसमें। 100 वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला बनने की जो प्रक्रिया है कार्बनीकरण कहलाती है, और इसको यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है जैसे लकड़ी है, इससे कोयला बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि एक सतत और धीमी चलने वाली प्रक्रिया है, इसको किसी प्रयोगशाला में हम बना नहीं सकते। अर्थात ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, लाखों वर्ष लग जाते हैं कोयले के निर्माण की प्रक्रिया में। तो हम हमारा जो करेक्ट आंसर किसको मानेंगे? ऑप्शन सी, लाखों वर्ष कोयले बनने की प्रक्रिया में, यानी कि कोयला निर्माण की प्रक्रिया। निम्न में से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी कि जो जीवों से हमें प्राप्त होता है उसका उदाहरण कौन सा ईंधन है? तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में हम किसे रखेंगे, यानी कि किन किन से हमें जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में कौन है? तो सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा और कोयला। तो दोस्तों कोयला जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, क्योंकि ये जीवों का अंश है, यानी कि पेड़ पौधों से ही कई लाखों वर्ष जो के बाद जो पेड़ पौधों से कोयला बन जाता है। अगला है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन होती है? तो दोस्तों जो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मेथेन होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर मेथेन ही होगा। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन और ऑक्सीजन। तो मेथेन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मेथेन होती है। अगला है पेट्रोलियम का निर्माण
किससे होता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम का जो निर्माण है पेड़ पौधों के मृत अवशेषों से, समुद्री जीवों के मृत अवशेषों से, कोयले से और प्राकृतिक गैस से। तो पेट्रोलियम का जो निर्माण है समुद्री जीवों के मृत अवशेषों से होता है। जो समुद्री जीव जो होते हैं वो कालांतर में दब जाते हैं ज़मीन के अंदर और कई सालों के पश्चात जब वो मृत अवशेष जो होते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में या पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में निक्षेपित होते हैं। तो ऑप्शन बी, समुद्री जीवों के मृत अवशेषों से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरण हो सकती है? तो ध्वनि संचरण केवल ठोस में, केवल द्रवों में, केवल वायु या गैसों में? अगला है ठोस, द्रव और गैसों में। तो ध्वनि संचरण ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है और गैसों में भी हो सकती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में और कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, ठोसों में, द्रवों में और गैसों में, तीनों में ध्वनि संचारित हो सकती है। जबकि निर्वात में दोस्तों ध्वनि गति नहीं करती है, यानी कि वैक्यूम में ध्वनि गति नहीं करती है। अगला, राइजोबियम जीवाणु किस फसल की जड़ों में पाए जाते हैं? रेशेदार फसल में, फलीदार फसल में, अनाज फसल में और इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम जो जीवाणु है वो फलीदार पादपों यानी फलीदार फसल में पाए जाते हैं। जैसे जो भी दालों की जो फसल है, मटर है, चना है, उड़द है, इन सभी में राइजोबियम जीवाणु इनकी जड़ों की गठानों में पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के पेड़ पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। और यह नाइट्रोजन जो है प्रोटीन निर्माण में भूमिका निभाती है, यानी कि प्रोटीन निर्माण में सहायता करती है। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है, फलीदार फसल जो होती है उनमें उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के पादपों को अवेलेबल कराते हैं। क्लोरोप्लास्ट किन में पाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जड़, वायवी तना, हरी पत्तियाँ और भूमिगत तना। तो जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरी पत्तियों में पाया जाता है और इसी कारण जो पत्तियाँ जो है इनका जो रंग है वो हरा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है और यह एक लवक है, हरित लवक, यानी कि इसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला, स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में होता है? यानी कि केंद्रक का अभाव किस में पाया, केंद्रक किस में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों कवक में, जीवाणु में, गुलाब फूल में, शैवाल में। तो दोस्तों स्पष्ट केंद्रक जो है वो प्राकृतिक कोशिका में नहीं, केंद्रक स्पष्ट प्राकृतिक कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन बी, जीवाणु कोशिका जो है प्राकृतिक कोशिका का उदाहरण है, अर्थात इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। अतः बैक्टीरियल जो कोशिका है उसके जो केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली यानी कि स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता और स्पष्ट केंद्रक के अभाव में ही इन्हें हम किस में रखते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर। जबकि जो कवक जो है, गुलाब फूल है, शैवाल है, ये यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी, जीवाणु कोशिका पर टिक लगाइए, स्पष्ट केंद्रक का इसमें अभाव होता है, ऑप्शन बी। अगला है, निम्न किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यानी कि पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन संभव नहीं है, यानी कि ईंधन प्लस ऑक्सीजन। दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो दोस्तों जो दहन जो है उसके लिए हमें ईंधन भी चाहिए, ज्वलन ताप भी चाहिए और ऑक्सीजन यानी कि वायु भी चाहिए। तो उपयुक्त सभी। तो दोस्तों दहनशील पदार्थ की उपस्थिति बिल्कुल ईंधन चाहिए, ज्वलन ताप भी चाहिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर वो जलने लग जाए, और वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ही स्थितियों में ईंधन का दहन होगा। अदरवाइज इनमें से एक भी
अगर परिस्थिति अनुपस्थित रहती है तो ईंधन का प्रॉपर दहन नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। तो ऑप्शन डी पर टिक लगाइए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ईंधन, जैसे कि हम कोयले को जलाए तो कोयला चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और वो उसको जलने के लिए न्यूनतम तापमान भी चाहिए। तो ऑप्शन डी पर टिक लगाइए। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के प्रमुख कारक है, यानी कि एसिड रेन किसके कारण होती है। अगला है, आप ऑप्शन पर टिक लगाइए। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो एसिड रेन है, जिसे किलर रेन भी कहते हैं, वो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण से ही होती है। इनके ऑक्साइड वायु में चले जाते हैं और जब वर्षा होती है तो जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों ही अम्ल वर्षा के प्रमुख कारक हैं, यानी कि मेन फैक्टर हैं। तो अर्थात ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों हमारा करेक्ट आंसर हुआ। इन दोनों के कारण ही एसिड रेन होती है, तो ये मुख्य कारक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। विश्व तापन का मुख्य कारण क्या है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों जो पृथ्वी पर जो निरंतर तापमान बढ़ता जा रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा और ओजोन की बढ़ती मात्रा। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ती मात्रा विश्व तापन वृद्धि का मुख्य कारण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूर्य से आने वाली जो तरंगे हैं, इंफ्रारेड तरंगे, उनको अवशोषित कर लेती है और ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करने के कारण ही विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका जो लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसके कारण वैश्विक तापमान वृद्धि होती जा रही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान क्या होता है। दोस्तों सूर्य का जो सबसे ऊपरी सतह का जो तापमान है, ऑप्शन ए 2000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 4000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य का सबसे जो ऊपरी सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि अत्यधिक होता है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, यानी कि ऐसे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो ऑप्शन ए कृत्रिम उपग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी शुद्ध ग्रह, ऑप्शन डी है उल्का पिंड। तो दोस्तों ग्रहों के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह किन्हें कहते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि ग्रह। अगला है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल, यानी कि रेटिना पर। तो ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो रेटिना जो है दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है। तो दोस्तों मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर उत्तल लेंस, ऑप्शन ए मानव नेत्र में उत्तल लेंस। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो दोस्तों जो वाइट जो प्रकाश जो है वो सब आप जानते हैं, VIBGYOR, वेबग्योर से याद रख सकते हैं। ये 5, 6, 7 और 4, यानी कि जो सफ़ेद प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंग कौन कौन से हैं, वायलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यानी कि VIBGYOR। तो ऑप्शन सी 7। अगला, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है। तो नेत्र जो के अंदर जो उसको कंट्रोल करने वाले जो प्रकाश की मात्रा है उसको कौन करता है, पुतली, रेटिना, आइरिस, कॉर्निया।
तो दोस्तों पुतली जो होती है वो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों की मात्रा को कंट्रोल करती है, यानी कि पुतली। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया को नेत्रदान में दान किया जाता है, कॉर्निया पार्ट को दान किया जाता है, तो इसमें पुतली कंट्रोल करती है। अगला, मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी कि न्यूनतम जो दूरी है स्पष्ट देखने के लिए मानव नेत्र के लिए कितनी होती है। तो दोस्तों मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है, जबकि अधिकतम जो दूरी है वो है अनंत, यानी कि मानव नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर, जबकि अधिकतम क्या होगी अनंत होगी। तो करेक्ट आंसर देखिए आप, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 50, 25, 40 और 10, तो 25 सेंटीमीटर। अगर प्रश्न किया जाए कि अधिकतम दूरी कौन सी होगी तो वो होगी अनंत। तो ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हुआ हमारा इस प्रश्न का, यानी कि न्यूनतम जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। अगला, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि। तो दोस्तों बर्फ चिकनी होती है तो घर्षण कम हो जाएगा, तो घर्षण कम होने के कारण घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, सावधानीपूर्वक नहीं चलने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चिकनी सतह होती है उसका घर्षण कम होता है तो वो फिसलन मारती है, तो घर्षण कम होने के कारण ही हम बर्फ की सतह पर फिसलते हैं। तो ऑप्शन बी घर्षण कम होगा, इसलिए हम आसानी से बर्फ पर नहीं चल सकते। दाब का मात्रक क्या है। तो दोस्तों जो दाब का जो मात्रक है वो है पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दाब का जो मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कह सकते हैं या इसको पास्कल भी कहते हैं, क्योंकि P बराबर F/A और F यानी कि बल का मात्रक न्यूटन है और A यानी कि एरिया का मात्रक वर्ग मीटर है। तो उपयुक्त दोनों हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का, ऑप्शन बी